Hello everyone, welcome back again to Rugman's classes. In today's video, we are going to discuss one of the most celebrated poem of रविंद्रनाथ टैगोर. एक्चुअली इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत ही ज़्यादा सेलिब्रेटेड पोएम दैट इज़ कॉल्ड ब्रीजी अप्रैल. सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड बिफोर वी आर गेटिंग स्टार्ट, सो मैं अपने कुछ सब्सक्राइबर्स को थैंक्स बोलना चाहता हूँ जो अपने कमेंट्स के थ्रू मुझे मोटिवेट करते हैं नए वीडियोस डालने के लिए. एक्चुअली बहुत सारा एफर्ट लगता है हमें वीडियोस बनाने में, और उसके बाद अगर कोई अप्रिसिएशन ना मिले तो थोड़ा सा मोरल डाउन होता है, थोड़ा सा मोटिवेशन की कमी हो जाती है. बट समटाइम्स दे गिव देयर पॉजिटिव रिव्यूज़ विच एनहांस माई मोटिवेशन एंड कीप मी uploading these videos for you all. So thanks again to all the subscribers who comment their feelings and they appreciate my videos. तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रविंद्रनाथ टैगोर की. तो रविंद्रनाथ टैगोर की अगर मैं बात करूं तो उनको कौन नहीं जानता है. इंडिया का बच्चा बच्चा उनके नाम से परिचित है, उनके काम से परिचित है. एक्चुअली हु वाज रविंद्रनाथ टैगोर? तो बेसिकली हम अगर बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, हम अभी लिटरेचर के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, दैट्स ओके. बट इफ़ यू टॉक अबाउट हिज लेगेसी, तो his legacy actually belongs to his contribution in the struggle of independence for India. जब इंडिया का इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था उस वक्त उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इंडियन हिस्ट्री में, वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रेज वर्दी रहा है. सो लेट्स बिगिन अबाउट let's begin to know about everything about the poet. So Rabindranath Tagore was born on 7th May 1861 in Calcutta. उस टाइम इसको कैलकटा बोला जाता था, हिंदी में कलकत्ता बोला जाता था, अभी हम इसको कोलकाता बोलते हैं. तो एक्चुअली उनका जन्म कोलकाता में हुआ था, 1861 में हुआ था, 7 मई को हुआ था, और उनकी डेथ होती है 7 अगस्त को 1941. अब यहाँ पर आप 7 रिलेट करोगे, यहाँ पर 7 एक और नंबर आता है जो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है. ओके, सो ही वॉज अ पोइट, नॉवलिस्ट, प्ले राइट, फिलोसोफर, म्यूजिशियन, पेंटर एंड एजुकेटर. वो क्या थे? नॉवलिस्ट थे, पोइट थे, प्ले राइट थे, फिलोसोफर थे, म्यूजिशियन थे, पेंटर थे एंड एजुकेटर भी थे. ठीक है, इसके साथ मैं एक वर्ड ऐड करना चाहता हूँ, वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे, जो कि इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं. वो एक फ्रीडम फाइटर भी थे. ठीक है. After that, he primarily wrote in Bengali, but many of his works were translated into English. He is often referred to by the titles Gurudev, Kavi Guru, and Bard of Bengal. So here are some titles he was referred by, or he was referred by in past. तो गुरुदेव के नाम से उनको जाना जाता है, कवि गुरु भी उनको बोला गया, एंड बर्ड ऑफ बंगाल भी उनको बोला गया. और उनके जो मेजर वर्क्स हैं, एक्चुअली वो एक बाइलिंगुअल पोइट थे. बाइलिंगुअल पोइट हम किनको बोलते हैं? बाइलिंगुअल पोइट होता है वो जो कि 2 लैंग्वेजेस में अपने क्रिएशंस को, अपने पोइट को लिखता है. तो उनका जो मेजर वर्क्स हमें देखने को मिलता है, एक्चुअली उनका मेजर वर्क्स हमें देखने को मिलता है बंगाली में, लेकिन उन्होंने अपने बहुत सारे ऐसे वर्क्स थे जिनको उन्होंने समझा कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाना चाहिए, तो उन्होंने इसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया. और एक्चुअली मैं अगर इस ब्रीजी अप्रैल की बात करूँ, सो इट वॉज रिटन ओरिजिनली इन इंग्लिश. Tagore won the Nobel Prize in Literature in 1913, the first Asian to receive it. मीन्स रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिलता है, जो कि बहुत बड़ी बात है, ना सिर्फ इंडियंस के लिए बल्कि पूरे दुनिया के सारे सिटीजन्स के लिए. बहुत गिने चुने लोगों को नोबेल प्राइज़ मिलता है. अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होगा. और जब उनको नोबेल प्राइज़ मिला लिटरेचर में 1931 में, तो वो पहले इंसान थे पूरे एशिया कॉन्टिनेंट में, पूरे एशियन कॉन्टिनेंट में, जिसको ये नोबेल प्राइज़ मिला. He was awarded the prize for his poetry collection गीतांजलि. गीतांजलि जो उनका एक बहुत ही बेहतरीन पोइट्री कलेक्शन है, उनके लिए उनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया था. अगर आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं, मैं भी कभी कभी पढ़ता हूँ, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है. बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने को मिलती हैं इस पोएम के कलेक्शन में, पोइट्री के कलेक्शन में. ही वॉज नाइटेड बाय ब्रिटिश इन 1915. 1915 में उनको नाइटहुड की उपाधि दी जाती है ब्रिटिशर्स के द्वारा. बट आफ्टर द मैसेकर ऑफ जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उन्होंने ये नाइटहुड की उपाधि जो उनको है वो रिटर्न कर दिया. बोला मुझे आपकी नाइटहुड की उपाधि नहीं चाहिए, आपका ये जो ऑनर है मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि आपने इतने सारे एक्चुअली मासूम लोगों की हत्या की है जालियांवाला बाग
हत्याकांड के दौरान, और आपने मासूमों पर गोली चलाई, उसके बाद आपका दिया हुआ कोई भी जो टाइटल है मैं इसको कभी स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने गुस्से में इसको रिटर्न कर दिया था और इससे बहुत ही बेइज्जती हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। आफ्टर दैट ही कंपोज द नेशनल एंथम्स ऑफ इंडिया। नेशनल एंथम्स ऑफ इंडिया, यू नो व्हाट इज़ जन गण मन अधिनायक जय है, एंड बांग्लादेश का भी उन्होंने नेशनल एंथम लिखा है, दैट इज़ अमार सोनार बांग्ला। आफ्टर दैट हिज म्यूज़िक, उन्होंने बहुत सारे म्यूज़िक्स भी लिखे हैं, बहुत सारे सॉन्ग्स भी लिखे हैं, और उनके सॉन्ग से श्रीलंका का नेशनल एंथम भी इन्फ्लुएंस्ड है। So let's talk about Breezy April. First of all, Breezy April is an ode. What is ode? Ode क्या होता है? Actually, ode is a poem जिसमें हम किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को एड्रेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ तो रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं इस पोएम में मंथ ऑफ अप्रैल को रेफ़र करते हैं, और उनके बारे में, उसके बारे में जो क्या कंडीशन है नेचर का, उसको वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ मंथ ऑफ अप्रैल की बात करते हैं और नेचर की बात करते हैं इसमें। तो दिस इज़ कॉल्ड एन ओड। अगर मैं सिर्फ कोई पेन ले लूँ और उस पेन का मैं तारीफ़ करते करते कविता लिख दूँ पूरा, तो दैट इज़ कॉल्ड एन ओड टू पेन। आफ्टर आपने बहुत सारा सुना भी होगा जिसमें कि बहुत सारे राइटर्स हैं, बहुत सारे पोइट हैं जिन्होंने ओड्स टू ऑटम एंड ऑल, आपने सुना होगा, बहुत सारे क्रिएशंस हैं आपको इंग्लिश लिटरेचर में देखने को मिलेंगे। एंड ब्रीजी अप्रैल ऑल्सो इज़ एन ओड। आफ्टर दैट इट इज़ अ नेचर पोएम। देखिए नेचर पोएम है एक्चुअली ये, और जो कि ह्यूमन यानी कि हम लोगों के बीच में, ह्यूमन एंड नेचर के बीच में, ह्यूमन एंड नेचर के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करता है। अबाउट द पोएम मैं बात करूँ, मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बता दी हैं, लेकिन फिर से मैं एक बार यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और मैं इसको एक बार डिस्क्राइब कर देता हूँ। द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ ब्रीजी अप्रैल एंड इट इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर। द लैंग्वेज, ओरिजिनली दिस वर्क इज़ रिटन इन इंग्लिश। Originally, this work is written in English, and as I told you earlier, Tagore was a bilingual poet. After that, if we talk about the genre of the poetry or poem, it's a nature poem or lyrical poetry. It contains 16 lines. 16 lines ये आपको ध्यान में रखना है, जो कि 4 लाइन्स के क्वार्टरेट्स में, 4 लाइन्स के क्वार्टरेट्स में डिवाइडेड है। तो आफ्टर दैट स्पीकर, कौन स्पीकर है इसमें? एक्चुअली जब एक इंसान अपने आप को ट्री समझता है, उन्होंने पर्सनिफाई किया एक ट्री को। क्या फीलिंग होगा जब अप्रैल के मंथ में ब्रीज बहती है, यानी कि हल्की हल्की हवा बहती है, उस वक्त ट्री को कैसा फील होता होगा। लाइक दिस उन्होंने सिंबलाइज किया ह्यूमन सोल को और कंससनेस को एक ट्री के साथ कंपेयर किया, पर्सनिफाई किया। आफ्टर दैट टोन इज़ प्लेफुल, रोमांटिक समटाइम, टेंडर समटाइम एंड इंट्रोस्पेक्टिव। अलग अलग टोन आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। So let's get into the explanation of the poetry line by line. I will explain you and I think you will enjoy it very well. And से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर फ्री नोट्स आपको बिल्कुल अवेलेबल हैं, आप वहाँ से रिक्वेस्ट करके भी वीडियोज़ बनवा सकते हैं। Okay, so let's get started without wasting our precious time. Here we talk about the first 4 line or the first quadrat. तो ब्रीजी अप्रैल, वैग्रेंट अप्रैल। ब्रीजी अप्रैल, ब्रीजी का मतलब क्या होता है? ब्रीज का मतलब होता है हल्की हल्की हवा जो बहती है, ठंडी ठंडी हवा जो बहती है अप्रैल के मंथ में। और उन्होंने बोला कि अप्रैल को बोला उन्होंने सबसे पहले, अप्रैल तुम जो हो ना वो मंथ हो एक्चुअली जिसमें कि ठंडी ठंडी हवा, ब्रीज बहती है। एंड वैग्रेंट अप्रैल, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैग्रेंट हियर? वैग्रेंट का क्या मतलब होता है? अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसको हम लोग बोल सकते हैं बेपरवाह, आवारा, इस तरह से बोल सकते हैं। तो जो ब्रीज़ है उस तरह से बहती है इस अप्रैल मंथ में, जो बेपरवाह होता है, बेलगाम होता है और बहुत ही अपने मन को खुश करने वाला होता है। आफ्टर दैट रॉक मी इन योर स्विंग ऑफ म्यूज़िक। जो पोइट हैं वो जो आवाज़ आती है जब हवा बहती है, एक्चुअली जब विंड ब्लो होता है उस वक्त जो पत्तों से, जो पैर की टहनियों से आवाज़ें आती है, उसको जो पोइट हैं वो समझते हैं दैट इज़ अ म्यूज़िक, उसको म्यूज़िक कंसिडर करते हैं। और उसके बाद बताते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं ब्रीज से, अप्रैल मंथ से, दैट रॉक मी इन योर स्विंग, मुझे अपने झूले में झुलाओ, और वो गाना जब तक बज रहा है मुझे अपने झूले में झुलाओ। आफ्टर दैट thrill my branches with enchantment of your touch of sweet surprise। वो कहते हैं थ्रिल माई ब्रांचेज,
अब यहाँ पर ब्रांचेस की जब बात आती है तो ब्रांच किसके पास होता है, तो ब्रांच ऑफ कोर्स ट्री के पास होता है। अब वो अपने आप को, जो पोइट है वो ट्री समझ रहे हैं, अपने आप को ट्री समझ रहे हैं, या फिर ट्री को एक ह्यूमन समझ रहे हैं, और उसके बाद फिर उसके फीलिंग्स को यहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो थ्रिल माई ब्रांचेस विद एन्चेंटमेंट। एन्चेंटमेंट का मतलब क्या होता है? एन्चेंटमेंट हम बोल सकते हैं जो मंत्र, जो जादू होता है एक्चुअली, दैट काइंड ऑफ थिंग। तो मेरे ब्रांच को बहुत ही खुश कर दो। आफ्टर दैट ही इज सेइंग दैट द ट्री वांट्स टू फील एक्साइटेड एक्चुअली हियर, एंड जो मैजिकल टच होता है अप्रैल ब्रीज का, उसका यहाँ पर जिक्र किया जाता है। ऑफ योर टच ऑफ स्वीट सरप्राइजेस, जो टच है तुम्हारा, तुम अपने टच से मेरे ब्रांचेस को क्या कर दो, थ्रिल कर दो, यानी बहुत ही ज़्यादा खुश कर दो। ठीक है, जैसे कोई मैजिक हो गया हो, जैसे कोई एन्चेंटमेंट की तरह, बिल्कुल एक एन्चेंटमेंट की तरह। आफ्टर दैट, इन माई आइडल ड्रीम बाय वे साइड यू कम स्टार्टलिंग मी फ्रॉम स्लम्बर। मतलब पोइट कहता है, मैं तो अपने बेकार से सपने में खोया हुआ था, रोड के किनारे, सड़क के किनारे कहीं पर पड़ा हुआ था, लेकिन तुमने जब मुझको टच किया, जब तुमने मुझे छुआ, तो अचानक से मैं उठ के बैठ गया और मेरी नींद टूट गई। स्लम्बर मीन्स व्हाट? स्लिम्बर मीन्स स्लिप। मैं इस तरह से भी बोल सकता हूँ कि तुमने मुझे उस नींद से, उस जो बेकार से सपने में मैं पड़ा हुआ था, उस नींद से जगाया और मुझे आश्चर्यचकित कर दिया, मुझे वॉन्डर्ड कर दिया, सरप्राइज्ड कर दिया अपने अपीयरेंस से, अपने अराइवल से। आफ्टर दैट, विलफुल इन योर मूड फैंटास्टिक, टीज मी विद इनकॉन्स्टेंट कोटिंग। हियर द पोएट इज ट्राइंग टू the poet is trying to compare himself, compare the winds with as a lover. ओके, द पोइट कहते हैं क्या कि अब मुझे तुम टीज़ करती हो, जब एक्चुअली जब वो बात करते हैं ब्रीज से, तो ब्रीज से बात वो करते हैं। कभी कभी उनका कहना है कि वो जो ब्रीज है एक्चुअली उनको टीज़ करता है एज अ लवर, एंड जब उसका मूड अच्छा होता है तो मुझे चिढ़ाता है, कभी वो मुझे परेशान करता है। ओके, सो दिस थिंग ही इज़ कंपेयरिंग हियर विथ विलफुल। का मतलब क्या होता है? अपने मन के हिसाब से, जब उनका मूड अच्छा होता है, द ब्रीज या अप्रैल का, तो वो क्या करता है, ट्रीज़ को एक्चुअली टीज़ करता है एज अ लवर। आफ्टर दैट, ब्रीजी अप्रैल, वैग्रेंट अप्रैल, अगेन ही ट्राइज रिपीट दिस वर्ड्स, ब्रीजी अप्रैल एंड वैग्रेंट अप्रैल। आई लिव विद माई लोनसम शैडोज़। मैं किसके साथ रहता हूँ? अपने लोनसम शैडोज़, यानी मैं अकेले, अपने अकेले शैडोज़ यानी परछाई के साथ रहता हूँ। आई नो ऑल योर फिटफुल फैंसीज, मुझे सारी चीज़ें पता है, मुझे तुम्हारे सारी वो ख्वाहिशें पता हैं जो अजीबो गरीब हैं। एंड आफ्टर दैट, लैंग्वेज ऑफ योर फ्लिटिंग फुट स्टेप्स, जब तुम चलती हो तुम्हारे कदमों की जो आहट है एक्चुअली, जो एक मैं समझता हूँ, वो तुम्हारी भाषा समझता हूँ। द पोइट इज़ ट्राइंग टू से हियर दैट ही अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द ब्रीज, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ द ब्रीज ऑफ अप्रैल। आफ्टर दैट, ऑल माई सीक्रेट बर्स्ट इन ब्लॉजम्स, ऑल माई सीक्रेट्स, जो भी मेरे सीक्रेट्स हैं। यहाँ पर सीक्रेट का मतलब क्या होता है? सीक्रेट का मतलब यहाँ पर उन्होंने रेफ़र किया है हिडन फीलिंग्स के साथ। उनके जो भी हिडन फीलिंग्स हैं एक्चुअली, वो बर्स्ट हो जाता है, यानी कि वो बाहर निकल आते हैं, एंड फ्लावर्स की तरफ, एकदम बिल्कुल जैसे एक फूल होता है, एक फ्लावर होता है, जब वो सनलाइट पड़ने पे या फिर फ्रेशनेस फील करने पे वो क्या होता है, ब्लूम करता है। तो उसी तरह वो यहाँ पर अपने सीक्रेट, अपने हिडन फीलिंग्स को वो क्या करते हैं, यहाँ पर बताते हैं। उसी तरह मेरा जो फीलिंग है एक्चुअली वो क्या हो जाता है, बर्स्ट हो जाता है, जैसे एक फूल खिलता हो। एंड एट योर पासिंग ब्रीथ ऑफ विस्पर, जब कब होता है ऐसा? जब ये ब्रीजी अप्रैल, यानी जो ये ब्रीज़ है एक्चुअली, जो हवा जब गुज़रती है और इनके कानों में फुसफुसा के गुजरती है, यानी कुछ कहते हुए गुजरती है, तो विस्पर का मतलब होता है धीरे से बताना, राइट। आफ्टर दैट, एंड माई न्यू लीव्स, एज मैंने पहले बताया, द पोएट इज़ ट्राइंग टू कंपेयर हिमसेल्फ विद द ट्री, एंड हियर बताते हैं जैसे एंड माई न्यू लीव्स ब्रेक इन टमल्ट, और जैसे ही तुम गुज़रती हो एक धीमी से आवाज़ के साथ, तो वो क्या होता है एक्चुअली, जो जितने भी ट्रीज़ हैं, यानी कि यहाँ पे जो लीव्स हैं, उनको तुम जगा देती हो, यानी कि जो भी इनर लाइफ है ट्री का, यानी जो
इंसान की एक अंदरूनी लाइफ होती है, इच्छा होती है, उसको जगा देती है। इस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड माई न्यू लीव्स ब्रेक इनटू टमल्ट। टमल्ट का मतलब होता है एक नॉइज़ जैसा, मतलब अचानक से एनर्जेटिक नॉइज़ होना। जैसे कि आप लोग कभी देखते होंगे कोई स्पीच वगैरह होता है किसी पॉलिटिशियन का, उसमें जो पब्लिक है अचानक से नॉइज़ करती है बीच बीच में। सो दैट नॉइज़ वी कैन कंपेयर विद टमल्ट ऑफ सरेंडर ऑफ देयर किसेज। और ये क्या कहती हैं, द लीव्स रिस्पॉन्ड टू अप्रैल लाइक लवर्स गिविंग किसेज टेंडर एंड अलाइव। बिल्कुल उसी तरह से टेंडर और बिल्कुल उसी तरह से अलाइव फील होता है ट्री के लीव्स को जब वो टच करती है, जैसे कि उसको कोई लवर इज़ गिविंग किस टू हर। एंड ऑल the lines what I explained you is about the month of April and the breeze blowing in this month. आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि कितना बेहतरीन तरीके से उन्होंने विस्पर एक्चुअली सॉरी नॉट विस्पर टू द पोएम उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है, द पोएम को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया। जैसे उन्होंने बताया यहाँ पर आपको इस लास्ट 4 लाइन्स में आपको देखने को मिलता है ऑल माई सीक्रेट्स, ऑल माई हिडन फीलिंग्स, वट एवर यू नो। एक एज के बाद इंसानों के पास होता है कि मैं भी बचपन को एन्जॉय करता है, ऑल द थिंग्स, बहुत सारे टेंशन्स होते हैं इंसान के पास। लेकिन जब वो पोइट ऐसा यहाँ पर दिखाना चाहते हैं, जब वो ब्रीज गुजरती है तो उसके सारे हिडन फीलिंग्स जो है ना वो फिर से ब्लोजम हो जाते हैं, यानी कि उनके जो मन में खुशियों के फूल खिलने लगते हैं, वो पॉजिटिविटी आ जाती है। फ्रेश एयर आपने भी कभी फील किया होगा, जैसे आप मॉर्निंग वॉक पे जाते हो तो जब ठंडी हवा बहती है तो आपका मन बिल्कुल क्या हो जाता है, खुश हो जाता है। उस तरीके से आप सारे टेंशन्स को भूल जाते हो। So these all things you can relate with a tree। यहाँ पर पर्सनिफाई किया है उन्होंने ट्री को, एक पर्सन की तरह बताया कि वो ट्री जो है एक्चुअली किस तरह से फील करता है। सो आफ्टर ऑल ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक ओड है, एक पोएम है, एक नेचर पोएम है जिसमें एक ह्यूमन एंड नेचर के बीच बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग देखने को हमें मिलता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ एक और स्टैंजा में मैं जा रहा हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। जैसे यहाँ पर उन्होंने बोला, मैं तो कहीं पे पड़ा हुआ था ड्रीम आई वो इन माई आइडल ड्रीम, मतलब मैं अपने बेकार से सपने में पड़ा हुआ था किसी सड़क के किनारे। लेकिन जब तुम आते हो, जब तुम्हारा अराइवल होता है, जब तुम पहुँचते हो तो तुम मुझे जगा देते हो, इस तरह से जगा देते हो कि मैं उठते ही सरप्राइज हो जाता हूँ और तुम मेरा नींद तोड़ देते हो। इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया है। और यहाँ पर जो आइडल ड्रीम है, आइडल ड्रीम का मतलब क्या होता है, जो लोग होते हैं एक्चुअली वो बहुत सारे उलझनों में रहते हैं और बहुत ख्यालों में रहते हैं। लेकिन जब वो एक ठंडी हवा, जब ब्रीज़ में इंसान जब जाता है तो उसका सारा का सारा, मैंने पहले भी बताया आपको, अभी सारे के सारे सारे जो माइंड में थॉट्स होते हैं, जम्बल्ड थाउट सॉरी, वो सारे क्या हो जाते हैं, अनजम्बल्ड हो जाते हैं एंड उनका माइंड बिल्कुल फ्रेश फील करता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे and I think you like the video. If you like the video, please write in comment box. That's all for today. Keep learning English.